मेरा नाम दीक्षांत। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके सामने वर्ल्ड वॉर 2 लेके। पिछले लेक्चर में मैंने वर्ल्ड वॉर 1, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन तीनों क्लियर कर चुका हूँ और मैं आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो वर्ल्ड वॉर 2 हम देखेंगे। मेरे सारे नोट्स स्टडी आईक्यू से लिए गए हैं। इन पे वैसे कॉपीराइट तो नहीं पड़ेगा बट स्टडी आईक्यू से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 को टोटल वॉर यानी ग्लोबल वॉर के नाम से जाना जाता है। टोटल वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारी गन्स, नेवल आर्मी, एयरप्लेन्स और लैंड माइन्स और भी तरह तरह की सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। यानी टोटल चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए इसे टोटल वॉर कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में मेनली ट्रेंचेस का इस्तेमाल किया गया था। ट्रेंचेस जो मैंने आपको बताया था कि वो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं डग टाइप के, वहाँ छुप के एनिमीज़ को मारा जाता है आर्मीज़ के द्वारा। तो वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 में एयरप्लेन्स, एम्फीबियस फाइटिंग भी देखने को मिलेगी, नॉर्मल डी, और उसके अलावा एयरप्लेन से फाइट दिखेगी, एरियल बॉम्बिंग दिखेगी, न्यूक्लियर बॉम्ब दिखेंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में टोटल वॉर हुई थी। ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विश्व के हर महाद्वीप में लड़ा गया है। अफ्रीका से लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया, पैसिफिक ओशियन, हर जगह ये लड़ा गया है, तो इसलिए इसे ग्लोबल वॉर कहते हैं। शुरुआत देखेंगे 1 सितंबर 1939 से इसकी शुरुआत हुई थी और ख़त्म ये अगस्त 1945 को हुआ था। अगर कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि 1937 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब सिनो जैपनीज़ वॉर हुई थी। सिनो जैपनीज़ वॉर, सिनो का अर्थ यहाँ पे चाइना से है और जैपनीज़ का जापान से। जापान और चाइना के बीच में कुछ पोर्ट्स को लेकर जंग हुई थी, तो उसे सिनो जैपनीज़ वॉर कहते हैं। आगे देखेंगे कैजुअलिटीज़। इसमें लगभग 60 से 80 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख लोग होते हैं, तो लगभग 600 लाख यानी 6 करोड़ से 8 करोड़ लोगों की इसमें डेथ हुई थी। 50 मिलियन इसमें सिविलियंस थे। सिविलियंस यानी आम नागरिक, यानी 5 करोड़ इसमें आम नागरिक थे और लगभग 2.5 करोड़ इसमें आर्मीज मारी गई। और इसे डेडलिस्ट कन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री भी कहा जाता है। बैलीग्रेंट्स की तरफ देखेंगे। इसमें दो तरह के बीच की लड़ाई हुई है। एक एक में है एलाइज पावर और एक में है एक्सिस पावर। वर्ल्ड वॉर 1 में एक्सिस पावर नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1 में एक्सिस पावर्स की जगह सेंट्रल पावर्स हुआ करती थी, और ये जो इटली था वो इधर था। एलाइज पावर में देखेंगे तो यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, ये 5 मेन पावर्स हैं। और इसके अलावा पोलैंड, यूगोस्लेविया और ग्रीस ने बाद में अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया था। एक्सिस पावर्स में जर्मनी की नाजी नाजी जो जर्मन वर्कर पार्टी थी, जिसके लीडर कौन थे? हिटलर, जो आगे पढ़ेंगे। और जो इटली है, इटली में मुसोलिनी थे उस टाइम पे, डिक्टेटर। और जापान में मिलिट्रिज्म चल रहा था। तो ये वाली पावर्स एक्सिस पावर्स की तरफ होगी। ये वर्ल्ड का मैप है, इससे देख लेते हैं हम कि अलाइड पावर्स जो ग्रीन में है सारी अलाइड पावर्स हैं। इसमें अमेरिका, दोनों अमेरिका, अफ्रीका की कॉलोनीज जो कि यूके के अंडर थी, फ्रेंच के अंडर थी, फ्रांस, फ्रांस आ जाएगा, यूरोप का रशिया आ जाएगा, और ये ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया है, ये आ जाएगी, लाओस, वियतनाम वाला इलाका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व नहीं था फिर भी, बट शायद ऑस्ट्रेलिया की कुछ कॉलोनीज ब्रिटिश के अंडर हुआ करती थी, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया भी इस जंग में शामिल होगा। और अलाइड और सॉरी एक्सिस पावर्स की तरफ से देखें तो एक्सिस पावर्स की तरफ से ये जर्मनी का इलाका आ जाएगा, इटली का इलाका आ जाएगा, जापान आ जाएगा पूरा, और जर्मनी की कॉलोनीज जो अफ्रीका में होगी वो आ जाएंगी। इनके कॉजेज देखेंगे, क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले है जापान में मिलिट्रिज्म का बढ़ना। जापान 19वीं सदी में इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो धीरे धीरे करके अपने आसपास के इलाकों में अटैक करता था और उनको इन्वेड करके जीत जाता था। तो इस वजह से जो जापान का आतंक था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। जापान चाइना के कई पोर्ट आर्थर को इसने अपना चुका था, और मंचूरिया मंचूरिया जिसको बाद में मंचुकाओ कहते थे, तो मंचूरिया भी चाइना का पार्ट हुआ करता था, उसको भी इसने इन्वेड कर लिया था। और चाइना के बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है, और नानजिंग, इन इलाकों पे वह जापान धीरे धीरे करके इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था। पहला कारण जापान का था। दूसरा था
अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो कि 1919 वर्ल्ड वॉर वन की एंडिंग में एक संधि होती है सारे देशों में, मेनली फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बना, क्योंकि फ्रांस जो था वो जर्मनी पे एक वेंजफुल बिहेवियर कर रहा था। यानी जर्मनी को पूरे वर्ल्ड के सामने बहुत ही नीचा दिखाया जा रहा था। जर्मनी पे कई तरीके के डेप्थ लगा दिए गए थे और कई तरीके के रूल्स और रेगुलेशन जर्मनी पे लगा दिए गए थे। तो इस वजह से जर्मनी उभर के एक देश आता है वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें हिटलर का बहुत बड़ा हाथ होता है। इम्पेरियलिज्म की डिमांड, यानी आप देखेंगे कि न्यू इम्पेरियलिस्ट में आ रहे थे, जो आ रहे थे, जर्मनी आ रहा था, इटली आ रहा था और जापान आ रहा था। इटली और जापान, और ओल्ड वन में जो पहले से थे, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये कॉलोनीज पहले से इम्पेरियलिज्म थी। तो इन दोनों के बीच में दरारें आने लग गई थी, इनके दोनों के बीच में एक तरीके से होड़ चल रही थी। तो ये भी एक वर्ल्ड वॉर टू का कारण माना जाता है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो भी एक एक करके सारे देशों में बढ़ते जा रही थी। डिक्टेटरशिप भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। जैसे इटली में देखा जाए तो मसोलिनी की डिक्टेटरशिप थी, जर्मनी में एक तरीके से हिटलर की, और जापान में मिलिटरिज्म चल रहा था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही थी। और एक कारण ये था कि लीग ऑफ नेशन जो थी, लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर वन के एंडिंग में बनाई गई थी, ताकि सारे देशों में शांति की भावना रहे और एक दूसरे से लड़ाई देखने को ना मिले। बट लीग ऑफ नेशन जो थी वो फेल कर चुकी थी, क्योंकि मंचूरिया जो है ये चाइना का पार्ट था। बट 1931 में जापान ने मंचूरिया पर अटैक करके इसका नाम मंचुकाओ कर दिया था। मंचुकाओ, KAO, मंचुकाओ कर दिया था। और जापान को लीग ऑफ नेशन ने जब फटकार लगाई इस बात पे, तो जापान ने लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप छोड़ दी और लीग ऑफ नेशन से इस्तीफा दे दिया। तो इसी तरह जर्मनी जो था, जर्मनी आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं कि जर्मनी राइनलैंड पे कब्जा कर लेता है, जबकि राइनलैंड जर्मनी से छीना गया है। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके लीग ऑफ नेशन के फेलियर दिखने को मिल रहे थे, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। इरेशनल बाउंड्रीज ड्रॉन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जो वर्ल्ड वॉर वन घटित होने के बाद में जो बॉर्डर या फिर बाउंड्रीज बनाई थी देशों को अलग करने के लिए, वो एक इरेशनल हो गई थी। लोग अदल बदल गए थे एक दूसरे देश से, तो उनकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि हिटलर का राइज कैसे होता है। जो हिटलर है वो धीरे धीरे करके राइज में आएंगे, और उनकी जो पार्टी है NSDAP, इसको पढ़ते हैं नेशनलिस्ट जर्मन पार्टी, यानी जिसे नाजी भी कहते हैं। तो ये कैसे कैसे उभर के आई। तो जो इनकी ये पार्टी थी जर्मनी में, हिटलर की, और ये जो उसकी नाजी पार्टी थी, तो ये एक एंटी ज्यूज होती थी। एंटी ज्यूज मतलब ये यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और उनके लिए इन्होंने कई गैस चैम्बर बनाए, उनको मौत के घाट उठाया, उनसे बहुत ज़्यादा लेबर वर्क कराया जाता था। तो इसको एक अलग ही टॉपिक में नहीं, अलग टॉपिक में नहीं, इसको लास्ट में देखेंगे हम। एंटी मार्क्सिस्ट क्या है? तो एंटी मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट की मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर वन में कि कार्ल मार्क्स, नहीं वर्ल्ड वॉर वन में नहीं, मैंने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ाया होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स की एक फिलॉसफी थी कम्युनिज्म, तो उसको मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है। तो ये एंटी कम्युनिज्म थे, ये कम्युनिज्म की भावना को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये एंटी कम्युनिस्ट थे, एंटी मार्क्सिस्ट थे। दूसरी चीज सुपरिटी ऑफ आर्यन रेस, जो आर्यन रेस इनकी, जो सबसे ज़्यादा इन आर्यन रेस को माना करते थे, बाकी सब रेस को ये किसी को कुछ नहीं समझते थे, यहाँ तक कि इन्होंने उनका एक्सक्लूजन करा दिया था। हिटलर 1933 जनवरी में जर्मनी का चांसलर बनता है। चांसलर का अर्थ हुआ एक तरीके से PM। इतना ही इसका रुतबा होता है जितना एक PM का होता है। तो इस तरीके से चांसलर बनता है जर्मनी में, और एक ये जर्मनी की आर्मी बनाता है, एयरफोर्स बनाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर जर्मनी को आर्मी और एयरफोर्स बनाने की अनुमति थी। तो इस वजह से जो हिटलर है वो सबसे पहले जर्मनी की एक आर्मी तैयार करता है, उनकी एयरफोर्स तैयार करता है।
मार्किंग ऑफ ज्यूस एंड सस्पेंडिंग सिविल लिबर्टीज। जो हिटलर है वो ज्यूस की मार्किंग करना स्टार्ट कर देता है। हिटलर ज्यूस को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और इस वजह से वो सारे यहूदियों पे एक मार्किंग करा देता है ऐसे स्टार टाइप की, जिसको स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। तो इस मार्किंग से पता चल जाता है कि कौन कौन यहूदी है, कौन ज्यूज़ है यानी। तो ये मार्किंग कराता है। और सिविल लिबर्टीज, जो सारे रूल्स होते हैं एक डेमोक्रेटिक देश में, जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को ये हटा देता है, एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन ला देता है। इमरजेंसी वाली सिचुएशन आपको पता ही होगी कि जब इमरजेंसी का दौर जाता है तो सारे फंडामेंटल राइट्स बंद हो जाते हैं सिवाय अनुच्छेद 19 और 20 को लेकर। रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ फादरलैंड, ये जो कथन है ये सीधा हिटलर का दिया है कि वो अपने फादरलैंड को रिस्टोर करेगा, अपनी फादरलैंड की ग्लोरी को रिस्टोर करेगा। तो ऐसे ऐसे करके हिटलर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं सिनो जापानीज वॉर का, यानी सिनो का अर्थ हुआ चाइना और जापानीज का अर्थ जापानी हुआ। तो जो सिनो चाइना और जापान के बीच का युद्ध था 1910 में, क्या होता है, जो जापान है वो कोरिया को इन्वेड कर लेता है। अगर आपको मैं मैप दिखाऊं, ये कोरिया, ये जापान है और ये चाइना है। तो चाइना के कई इलाके जो है वो जापान कब्जे में कर चुका है। सबसे पहले कोरिया करता है 1910 में। फिर ये जो मंचूरिया वाला पार्ट है, मंचूरिया वाला पार्ट है, इसको 1931 में इन्वेड कर लेता है। फिर उसके बाद इधर के पैकिंग बीजिंग वाला इलाका भी ये कर लेता है। फिर संघाई को कर लेता है। धीरे धीरे करके ये सारी जो इतने पोर्ट्स हैं इन सबको कैप्चर करने की स्टार्टिंग कर रहा है जापान। तो यहाँ पे जापान सबसे पहले कोरिया को इन्वेड करेगा, फिर मंचूरिया को इन्वेड करेगा। और जबकि चाइना में अंदर ही अंदर सिविल वॉर भी हो रही है आपस आपस में। तो चाइना में एक नेशनलिस्ट है और एक कम्युनिस्ट है, तो उन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर चल रही है अंदर ही अंदर। और इस मजबूरी का फ़ायदा उठाता है जापान, और जापान चाइना पे अटैक कर लेता है, मंचूरिया पे। अब मंचूरिया को इन्वेड करके उसका नाम कर देता है मंचूकाओ, मंचूकाओ KAO। जहाँ जापान में नेशनलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट चल रहा था, जो कि अभी बंद हो जाता है क्योंकि जापान अटैक कर लेता है। तो ये दोनों नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट जंगलों में भागकर, पर्वतीय इलाकों में भागकर वहाँ अपनी रणनीति बनाते हैं कि जापान को बाहर कैसे फेंका जाए। तो 1937 में फुल ब्लोन इन्वेजन, जो चाइना के मेनली सारे पार्ट हैं उनको सारा इन्वेड कर लेता है जापान, और ये 1945 तक अपने पास रखता है। अब पढ़ेंगे हम कि जो एक बार वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे ये जर्मनी है। एक नया देश बनता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जिसे कहते हैं पोलैंड। ये रशिया है, यानी यूएसएसआर है। यूएसएसआर में 11 देश शामिल हैं, अकेला रशिया नहीं है ये। और उस टाइम पे कह रहा हूँ, अब तो यूएसएसआर नहीं है। बाकी ये जैकोस्लोविया है, इसमें सी साइलेंट होता है। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, और इधर साइड जो है ये बाल्टिक सी के, ये इनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये सब बाल्टिक स्टेट हैं। तो इन पे तो रशिया कब्जा कर लेगा। और ये जो टर्की है, ऑटोमन एम्पायर इसको कहते हैं। तो और ये फ्रांस है और ये यूके है। तो ऐसे करके ये वर्ल्ड मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इटली है जो कि इस बार सेंट्रल पावर्स में यानी एक्सिस पावर्स में है वर्ल्ड वॉर 2 में। देखते हैं यूरोप में क्या क्या इवेंट्स हुए। तो सबसे पहले जर्मनी जो है वो राइनलैंड पे कब्जा करेगा, बट इसके बाद जो जर्मनी है रोम और बर्लिन के साथ अपना एक्सिस बनाता है। एक्सिस यानी रोम और बर्लिन के साथ समझौता करता है। दूसरा, जो जर्मनी और जापान के बीच में एक पैक्ट साइन होता है कि अगर कोई जर्मनी पे हमला करेगा तो एक तरीके से जापान पे भी हमला करेगा, यानी ये दोनों मिलकर एक जर्मनी जापान पैक्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से जापान किस पावर में उतरेगा, एक्सिस पावर्स में उतरेगा, और जर्मनी भी किस पावर में है, एक्सिस पावर में। तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है इनका एक्सिस और अलाइड पावर्स।
जर्मनी, आपको बता दूं कि जो जर्मनी है उसके लेफ्ट साइड यहाँ यहाँ एक नदी बहती है जिसको राइन नदी कहते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं आज तक। और शायद ये कोयले के लिए बहुत फेमस है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आप एक बार चेक कर सकते हैं कि राइन नदी किस लिए फेमस है। तो यहाँ बहुत नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो इस वजह से जर्मनी का जो हिटलर है वो राइनलैंड को वापस कब्जे में करने की कोशिश करता है, जबकि राइनलैंड इसका एरिया नहीं है अभी, क्योंकि ट्रीट ऑफ वर्साइल में राइनलैंड जर्मनी से छीन लिया गया है। तो जर्मनी ऐसे करके अपना एनेक्सेशन स्टार्ट कर देता है। तो जर्मनी एनेक्सेशन करता है, सबसे पहले करता है ऑस्ट्रिया का एनेक्सेशन करता है, फिर जैकोस्लोवाकिया का एनेक्सेशन करता है। यहाँ पे सी साइलेंट है, इसको जैकोस्लोवाकिया पढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रिया का है, ये जर्मनी है, ये जैकोस्लोवाकिया का इलाका है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले कब्जा करेगा जर्मनी। यहाँ से ये राइनलैंड की तरफ कर रहा है, यहाँ से जैकोस्लोवाकिया की तरफ कर रहा है। और ये जो पार्ट है ये इसे कहते हैं ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को पे भी ये कब्जा करेगा, उसको इन्वेड करेगा। तो ऐसे करके जर्मनी जो है वो धीरे धीरे करके अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है। अगली पीडीएफ देखते हैं। जर्मन एनेक्सेशन मैंने आपको बता दिया, ये जैकोस्लोवाकिया को एनेक्स करेगा, ऑस्ट्रिया को एनेक्स करेगा। बट इतना सब के बावजूद भी जो अलाइड पावर अभी तक लगता है कि उन्हें इतनी बड़ी लड़ाई घोषित नहीं करनी चाहिए, तो वो अलाइड पावर्स अभी चुप रहती है। अपीसमेंट पॉलिसी ऑफ अलाइड, क्योंकि ये जो अलाइड पावर्स है वो मेनली पीस को ध्यान में रखकर ऐसी चीज़ें नहीं करती हैं। अब जो जर्मनी है वो ऑस्ट्रिया को भी कब्जे में ले चुका है, जैकोस्लोवाकिया को भी कब्जे में ले चुका है, यहाँ से राइनलैंड को भी कब्जे में ले चुका है। अब जो जर्मनी का अगला टारगेट होता है, नेक्स्ट टारगेट होता है, वो होता है पोलैंड। पोलैंड एक बहुत ही बड़ा देश होता है, तो इसलिए यूके और फ्रांस पोलैंड को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे जर्मनी से। तो यहाँ पर मैं आपको पोलैंड की लोकेशन बताता हूँ। ये पोलैंड का पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है ये पोलैंड का है। तो पोलैंड एक बहुत ही बड़ा देश हुआ करता था उस टाइम पे, और पोलैंड को जर्मनी अटैक करना चाह रहा था, बट इसको सिक्योरिटी मिल रही थी Z+ यूके से और फ्रांस से। तो जर्मनी यहाँ पे अटैक करना चाह रहा था, बट जर्मनी का सपोर्ट करने यहाँ पे यूएसएसआर आता है। आपको बताता हूँ, जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे कहते हैं मोल्टोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। तो जो मोल्टोव नहीं है, यहाँ पे मोलोटोव है, यहाँ पे ओ भी है। तो जो मोलोटोव होते हैं वो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी के, और रिबेंट्रॉप होते हैं यूएसएसआर के। क्या पता ये वाइस वर्सा हो, एक बार आप चेक कर लेना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस मामले में। और मोलोटोव जो होते हैं वो होते हैं जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, और रिबेंट्रॉप होते हैं यूएसएसआर के फॉरेन मिनिस्टर। तो ये दोनों मिलकर एक पैक्ट साइन करते हैं कि जो पोलैंड है, मैं आपको पोलैंड की लोकेशन दिखाता हूँ। ये जो पोलैंड है इस पे अटैक करेगा जर्मनी इधर से, और यूएसएसआर करेगा इधर से, और पोलैंड को ये दोनों आधा आधा बांट देंगे। तो ये इनका प्लान होता है मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट, यानी MR पैक्ट इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये साइन होता है और वार ब्रेक आउट हो जाती है 1939 में। 1 सितंबर को जो जर्मनी है वो अटैक करता है पोलैंड पे, और पैक्ट के अनुसार यूएसएसआर अटैक करता है पोलैंड पे ईस्ट से। और इसी के साथ फ्रांस और इंग्लैंड वॉर डिक्लेयर कर लेते हैं जर्मनी के खिलाफ। ये देखेंगे, बट जो फ्रांस और जर्मनी है उसमें जर्मनी की जीत होती है, और जर्मनी जो है पोलैंड का आधा हिस्सा अपने आप में मिला देता है, और यूएसएसआर जो है वो पोलैंड का आधा हिस्सा वो भी यहाँ से ले लेता है। तो ऐसे करके एनेक्सेशन हो जाता है पोलैंड का। 1940 का ब्लिट्जक्रीग है क्या? ब्लिट्जक्रीग एक टेक्निक है, ये जर्मनी यानी हिटलर की एक टेक्निक है
ब्लिच की क्रिक का अर्थ होता है कि एक बहुत ही फास्ट मोबाइल आर्मी है। इतनी फास्ट मोबाइल आर्मी है कि आगे वाले देश को पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी ये एनेक्सेशन स्टार्ट कर लेते थे। तो इसमें टैंक्स चल रहे हैं, एयरलाइंस चल रही हैं, नेवल सपोर्ट मिल रहा है, एम्फीबियस फाइटिंग हो रही है। तो बहुत ही फास्ट तरीके से किसी भी जगह को इन्वेड करना ब्लिच क्रीक टेक्निक होता है। तो इसी ब्लिच क्रीक टेक्निक से जर्मनी पहले डेनमार्क पे इन्वेड करता है, फिर नॉर्वे पे करता है, बाद में बेल्जियम और नीदरलैंड को भी जर्मनी अपने में मिला देता है। यूएसएसआर जो बाल्टिक स्टेट्स हैं और फिनलैंड है उनको ऑक्यूपाई कर लेता है। बाल्टिक स्टेट हो गए, आपको बाल्टिक स्टेट दिखा देता हूँ। वर्ड का मैप नहीं मिल रहा मुझे। बाल्टिक स्टेट्स में बाल्टिक सी के जो आसपास के इलाका है, बाल्टिक सी जो है उसके आसपास में जो इलाका है उन स्टेट्स को यूएसएसआर ऑक्यूपाई कर लेता है और ऊपर फिनलैंड को भी कर लेता है। तो जो इटली है वो ज्वाइन करता है किसको, वर्ल्ड वॉर 2 को, और फ्रांस को इन्वेड करने के लिए जून में ट्राई करता है। इटली इस टाइम को बहुत ही अच्छा मौका समझता है क्योंकि इटली की कुछ कॉलोनीज फ्रांस के अंडर होती है। तो इटली फ्रीडम के लिए या फिर यूनिफिकेशन के लिए फ्रांस के अपोज में खड़ा हो जाता है। तो 1940 में जर्मनी जो है वो फ्रांस को इन्वेड करता है। 10 जून 1940 को जर्मनी स्टार्ट करता है अपनी ब्लिट्जक्रीग टेक्निक फ्रांस पे, और 4 दिन के अंदर यानी 14 जून को फॉल ऑफ पेरिस हो जाता है, यानी जर्मनी पूरे फ्रांस पर कब्जा कर चुका होता है। इसी के साथ जर्मनी आगे बढ़ता है, ब्रिटेन तक पहुंचता है। वहाँ बैटल ऑफ ब्रिटेन होती है जिसमें बहुत सारी एरियल बॉम्बिंग्स होती है जिसे द ब्लिज कहा जाता है। द ब्लिज बहुत ही फेमस घटना है आज तक वर्ल्ड में, क्योंकि ये फर्स्ट एरियल बैटल है यानी हवा में होने वाला युद्ध। इसमें जो जर्मनी की तरफ से जो एयर स्ट्राइक होती है वो लुफ्टवाफे नाम के एयरप्लेन्स होते हैं जर्मनी के जो एरियल बॉम्बिंग करते हैं। और इसमें जर्मनी और ब्रिटेन में किसी की जीत नहीं होती है, बट ये कुछ महीनों तक चलती है और जर्मनी अपनी आर्मी बैक ट्रैक कर लेती है ब्रिटेन से। 1940 में देखेंगे इसी टाइम पे एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट होता है जर्मनी, जापान और इटली के बीच में, जो कि बाद में एक्सिस पावर्स का मेन हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ पे जापान, जर्मनी और इटली ने अपना एक पैक्ट बना दिया। इस पैक्ट के अंदर ये बात होती है कि अगर आप जापान पे अटैक करेंगे तो जर्मनी और इटली भी जापान के साथ में खड़े हो जाएंगे, यानी जापान को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर जर्मनी पे होता है तो जापान और इटली प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर इटली पे होता है तो जापान और जर्मनी प्रोटेक्ट करेंगे। बाद में इसमें हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया ज्वाइन हो जाते हैं। इसके साथ 1941 में क्या होता है, 1941 में जो इजिप्ट है, इजिप्ट जो है आपको इजिप्ट की लोकेशन दिखाता हूँ। इजिप्ट लीबिया के बगल में है। तो ये जो है इजिप्ट, अफ्रीका में हालात, इजिप्ट, लीबिया। तो यहाँ से जो ब्रिटिश फोर्सेस है वो इटालियंस को वो कर रही है, वापस भेज रही है इजिप्ट से। और जो जर्मनी है वो यहाँ पे इटली की मदद करेगा और ब्रिटिश को वापस इजिप्ट भेजेगा। आपको एक बार मैप के जरिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लीबिया है, ये इटली की कॉलोनी है अभी, और जो इजिप्ट है वो यूके की कॉलोनी है। तो इटली किस पावर में है, इटली एक्सिस पावर में है, और जो यूके है वो अलाइड पावर्स में है। तो यहाँ पे जो है, जो इजिप्ट है, इजिप्ट के यूके की आर्मी है, ये इटली पे कब्जा करने की ट्राई कर रही है, बट यहाँ पे जर्मनी इटली की मदद करता है और यूके की आर्मी को वापस इजिप्ट पे धकेल देता है। जर्मनी इसके बाद इन्वेड करता है यूगोस्लाविया और ग्रीस को। यूगोस्लाविया और ग्रीस को जर्मनी अटैक करता है, और ये जो सारी कॉलोनीज है इस टाइम पे, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये फ्रांस की कॉलोनीज है। उसमें भी अफ्रीकानी कॉलोनीज इन्हीं की थी मेनली, अफ्रीका का खुद का कुछ नहीं बचा था। तो 1941 में एक्सिस पावर जो है वो अटैक करती है यूएसएसआर पे। यूएसएसआर पे इसलिए अटैक करती है जर्मनी क्योंकि मेनली उन्हें लगता है कि जो यूएसएसआर है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। आप रशिया की जो लोकेशन देखेंगे तो रशिया में जो
मेनली है लिविंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। वहाँ का क्षेत्रफल जो है, एरिया है, बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से लिविंग स्पेस को देखते हुए, लिविंग स्पेस होगा तो ऑफ कोर्स रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, आर्मी के रहने की व्यवस्था ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो हिटलर है वो अटैक ऑपरेशन बारबरोसा चलाता है यूएसएसआर के अपोज में, और इन्वेड करने की कोशिश करता है रशिया को। बट रशिया में विंटर सेट्स हो जाते हैं। आपको पता ही है रशिया में विंटर कितने ज़्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से नेपोलियन ने भी रशिया से बैक ट्रैक कर दिया था पहले, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो उसी तरह जो हिटलर है वो विंटर में, हिटलर की आर्मी बॉक डाउन हो जाती है यूएसएसआर में और बैक ट्रैक कर लेती। ये देखेंगे, ये जो हिटलर है, हिटलर लगभग यहाँ यहाँ अटैक कर चुका है, इतना इतना अंदर घुस चुका है यूएसएसआर के। बट विंटर सीजन आ जाता है और इनको बैक ट्रैक करना पड़ता है। अब देखेंगे पैसिफिक ओशन में क्या चल रहा था। तो जापान जो है वो मेनली चाइना के सारे लार्ज पार्ट्स को कन्क्वेयर कर चुका था, उनको एनेक्स कर चुका था। उसके बाद जो एक्सिस पावर्स में ज्वाइन होने के बाद जापान जो है वो वेस्टर्न कॉलोनीज पे भी अटैक करता है, क्योंकि अब जापान को खुली छूट मिल गई है कि वो अलाइड पावर्स के अपोज में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक्सिस पावर्स में शामिल हो गया। किस पैक्ट में हुआ? ट्राईपार्टाइट एक्ट में, ट्राईपार्टाइट पैक्ट, जो जापान, जर्मनी और इटली के बीच में हुआ था। ठीक है। तो उस वजह से जो जापान है वो वेस्टर्न कॉलोनीज में अटैक करता है। इंडो चाइना जो कि आज का वियतनाम है उस पर अटैक करता है। फिलीपीन जो यूएसए की एक कॉलोनी होती थी उस पर अटैक करता है। बर्मा, हांगकांग, गुआम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब जगह वो अटैक करता है। तो आपको दिखा दूं जापान कितनी हद तक बढ़ जाता है इसमें। जो जापान है मंचूरिया ले चुका है, कोरिया ले चुका है, नानजिंग ले चुका है, पैकिंग ले चुका है, संघाई ले लिया, बर्मा, थाईलैंड, यहाँ से पापुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, और इंडोनेशिया के सारे द्वीप, गुआम हो गया, फिलीपींस हो गया। अब जो इसकी जो जापान एक गलती करता है यहाँ पे, जापान गलती करता है कि जापान की नज़र पड़ती है पर्ल हार्बर पे, यूएस के। तो मेनली क्या होता है, जो जापान है वो बहुत ही ज़्यादा अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है। तो ये बात जो अमेरिका है, यूएस है, वो देखता है, और यूएस जापान को तेल यानी ऑयल की सप्लाई बंद कर देता है। वो जापान पे एम्बार्गो लगा देता है। एम्बार्गो का अर्थ हुआ कि यूएस से कोई भी सामान जापान नहीं जाएगा। कोई भी कंपनीज जो है, जितनी भी यूएस की कंपनीज, वो जापान को अपने जो आइटम्स हैं या फिर सामान है वो नहीं बेच सकती है। तो उसे एम्बार्गो कहते हैं, एम्बार्गो लगा देता है। जापान इससे बौखला जाता है और जापान यहाँ पर गलती कर लेता है, वो पर्ल हार्बर में अटैक कर देता है। जापान को कहीं ना कहीं लगता है कि अमेरिका उस पर अटैक करने वाला है, इसलिए वो अमेरिका से पहले ही उस पर अटैक कर लेता है, जो कि जापान के लिए एक बहुत ही घातक साबित होता है। पर्ल हार्बर अटैक पड़ेंगे इसी के साथ। आखिर पर्ल हार्बर एक छोटा सा है जो कि यूएस सपोर्ट होता था उस टाइम पे। तो पर्ल हार्बर में जापान अटैक करता है 7 और 8 दिसंबर को 1941 को, और यूके की भी कई कॉलोनीज पे अटैक करता है, जैसे हवाई, मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, इन जगह अटैक करता है। फिलीपींस भी यूएस की ही है, यूएस की कॉलोनीज थी। और ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, हर जगह जापान अटैक करता है, एक तरीके से पागल हो जाता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है यूएसए की, जब पर्ल हार्बर पे। तो यूएसए और जापान के बीच में कई तरीके की बैटल्स होती है पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में 1942 से 1944 तक। इसमें जापान सबसे खतरनाक बैटल हारता है, बैटल ऑफ मिडवे जिसे कहते हैं, और फिर बाद में ग्वाडल कैनाल में भी हार जाता है। अगर मिडवे देखें तो मिडवे मेनली, जो मिडवे है वो है पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल सेंटर में। तो वहाँ जब जापान हारता है तो उसके बाद जापान ग्वाडल कैनाल में भी हारता है, फिर एक एक करके जापान अपनी सारी टेरिटरी लूज कर लेता है। द टाइड टर्न्स, यानी अभी तक तो जर्मनी यानी एक्सिस पावर्स जीत रही थी, पर अचानक से पूरा गेम बदल जाता है और एलाइड पावर्स की जीत होने लग जाती है। तो जो रशियन है वो स्टार्ट करते हैं जर्मन्स को वापस भेजना, जो कि इस टाइम पे स्टालिन के कब्जे में है, रशिया कब्जे में, सॉरी, स्टालिन जो है वो आर्मी का
लीडरशिप कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, और रशिया की तरफ से और जर्मनी की तरफ से कर रहा है हिटलर। तो स्टालिन की टेक्निक काम आती है और स्टालिन हिटलर को वापस धकेलने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें कई लॉस ऑफ लाइफ होती है, वॉर क्राइम्स हो जाते हैं। और इसके बाद मेनली जो दो चीज़ें रशिया में काम की है वो है कि सीज ऑफ लेनिनग्राड। लेनिनग्राड हो गया सेंट पीटर्सबर्ग आज का, और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड यानी वॉल्गोग्राड जिसको कहते हैं। तो मेनली स्टालिन जो है वो इन दोनों जगह में और जर्मनी को सेंट पीटर्सबर्ग और वॉल्गोग्राड की लड़ाई में हरा देता है। 1942 में जो अलाइज होते हैं, अलाइड पावर होती है, उसको जर्मनी पुश बैक करता है। सॉरी, जो अलाइड पावर्स होती है वो जर्मनी को वापस भेज जाती है, और जो इटालियंस होते हैं लीबिया के, उस पर यूएस आर्मी अटैक कर लेती है मोरक्को से, और ट्यूनीशिया को जीत लेती है अलाइड पावर। तो ट्यूनीशिया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो ट्यूनीशिया की लोकेशन है वो एक तरीके से जर्मनी को पीछे धकेलने में बहुत ही सहायक होती है अलाइड पावर्स के लिए। 1943 में जो अलाइड पावर से ऑफेंसिव हो जाती है, और जो सिसिली का आइलैंड है, जो सिसिली उस टाइम पे इटली का एक आइलैंड होता था, तो अलाइड आर्मी सिसिली पे अटैक करके इटली पे एनेक्स करना स्टार्ट कर लेती है अलाइड आर्मी। और जो मसोलिनी जो डिक्टेटर होता है इटली का उसको उसी के लोग डिपोज करके अरेस्ट कर लेते हैं, यानी मसोलिनी को की सत्ता गिर जाती है अपने ही देश में, उसको ही उसकी डिक्टेटर अरेस्ट करके डिपोज कर देते हैं। 1944 में जो सोवियत की आर्मी होती है वो लिबरेट हो जाती है, और जो अलाइड आर्मीज है वो इटली को पुश कर चुकी होती है। अलाइड नेवी जो है वो जापानीज के मेन लैंड पे भी क्रॉस कर चुकी होती है। जापान यहाँ पर अटैक करता है असम में। अगर आपको पता होगा बैटल ऑफ इम्फाल एंड बैटल ऑफ कोहिमा, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस यानी एससी बॉस जो होते हैं हमारे, जो भारतीय हिंद फौज के जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर जापानीज का सामना करते हैं और उन्हें असम से यानी इम्फाल और कोहिमा से भगा देते हैं। तो यहाँ पे INA भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये देखेंगे, ये लोकेशन मैंने आपको बताया, ये सिसिली है, ये इटली है, और ये ट्यूनीशिया है। तो जब ट्यूनीशिया पर अलाइड पावर्स आ जाती है, यानी अलाइड पावर्स यानी फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना, यूएसएसआर, तो ये सब मेन पावर्स ट्यूनीशिया पर कब्जा करके सिसिली पे कब्जा कर लेती है। सिसिली इटली का पार्ट है, तो सिसिली पर कब्जा करके सिसिली को एनेक्स कर लेती है। अब हम आपको पढ़ेंगे नॉर्मन डी डे। डी डे एक फ्रांस में होने वाले, फ्रांस को लिबरेट कराने के लिए जो अलाइड पावर्स करेगी, बैटल लड़ेगी, उसे डी डे के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस में उस टाइम पे जर्मनी का पूरा अधिकार हुआ करता था नहीं, मतलब फ्रांस को जर्मनी ने इन्वेड कर दिया था। तो उसको छुड़ाने के लिए अलाइड पावर्स यहाँ पर बैटल लड़ती है, जिसको डी डे के नाम से जाना जाता है। तो ये फर्स्ट एम्फीबियस फाइटिंग है, जो कि पहली बार विश्व में इतनी भयानक एम्फीबियस फाइटिंग हुई है। एम्फीबियस हुआ कि जो कि पानी भी लड़ी है और ज़मीनों पे भी लड़ी गई है। तो ये लड़ाई पानी और ज़मीन दोनों में लड़ी गई थी, और ये सबसे बड़ी एम्फीबियस फाइटिंग होती है किस किस के बीच? अलाइड पावर्स में, फ्रांस के लिए अलाइड पावर्स और जर्मनी के बीच में। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मन डी डे के नाम से लार्जेस्ट या फिर वर्ल्ड बिगेस्ट एम्फीबियस फाइटिंग इन हिस्ट्री इज कॉल्ड नॉर्मन डी डे फाइटिंग। 1945 में अगर हम देखेंगे तो 29 अप्रैल को जर्मन की जो आर्मी है वो सरेंडर हो जाती है। 30 अप्रैल को हिटलर अपनी वाइफ के साथ बंकर में सुसाइड कर लेता है, जिससे कि विक्ट्री ऑफ यूरोप डे भी कहा जाता है, विक्ट्री ऑफ यूरोप डे। तो बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपींस जो है वो अलाइड पावर्स वापस ले लेती है। और जो इसके बाद होता है
जापान के साथ सबसे बुरा हादसा, जिसे जो यूएस है वो पर्ल हार्बर के एनेक्सेशन के अपोज में जापान पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग करता है। अब जो जापान जापान पे जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग होती है वो दो जगह होती है, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला जाता है उसका नाम है लिटिल बॉय, और नागासाकी में डाला जाता है फैट मैन। 9 अगस्त और 6 अगस्त का दिन होता है। और अगर हम बात करें तो यूएस ऐसा क्यों करता है, यूएस नॉर्मल लड़ाई इसलिए अवॉइड करता है क्योंकि यूएस को लगता है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें जापान के साथ, और शायद इसमें लोगों की हत्या भी बहुत ज़्यादा होगी। यूएस को ऐसा बिल्कुल नहीं पता था अभी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इतनी भयानक तबाही कर सकता है, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कभी इससे पहले नहीं हुआ था। तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और नागासाकी में लगभग 80,000 लोग मारे जाते हैं। तो टोटल 1,80,000 लोगों की इसमें डेथ होती है। और जापान यहाँ पर 15 अगस्त को सरेंडर कर लेता है। तो अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट एलाइड पावर्स के जो कमांडर होते हैं, नॉर्थ ईस्ट एलाइड पावर्स के जो कमांडर हैं वो यहाँ पे है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को आप जानते होंगे, इंडिया में लास्ट लॉर्ड रहे, और इन्होंने 15 अगस्त को जापान को हराने की खुशी में भारत को आज़ादी 15 अगस्त को ही मिली, लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से। तो इसी दिन को 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया और भारत में इसी दिन को आज़ादी मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन जापान ने सरेंडर कर दिया था अलाइड पावर्स के अपोज में। आगे देते हैं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ा कि कोल्ड वॉर की बिगनिंग हो गई थी। वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था कोल्ड वॉर में। पहला हो गया था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, और दूसरा है वॉर्सो पैक्ट जो कि यूएसएसआर के नेतृत्व में था। वॉर्सो पैक्ट तो वॉर्सो था यूएसएसआर के नेतृत्व में और नेटो था यूएसए के नेतृत्व में। तो 2 सुपर पावर्स उभर के आती है, यूएसएसआर और यूएसए। ये हम आपको एक आयरन कर्टेन दिखाते हैं। तो लगभग जो यूरोप के मेनली देश है, रशिया ने लगभग इधर ईस्टर्न साइड के सारे देशों से सामान लेना, वहाँ से आना जाना बंद कर दिया था। इसे आयरन कर्टेन यानी कि लोहे का पर्दा भी कहा जाता है। और जो जर्मनी है वो लगभग 4 भागों में बट गया, उसको ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रांस और रशिया ने आपस में बांट लिया। बर्लिन के 2 टुकड़े हो गए थे, और इसके टुकड़े मेनली बर्लिन वॉल आपको पता होगा, जो बर्लिन में वॉल है उसको क्या कहते हैं, एक सेकंड, बर्लिन वॉल के नाम से कहते हैं। और 1990 में ये वॉल को तोड़ा गया, जर्मनी के दोनों पार्ट आपस में मिल रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन कर लिया जाता है, यानी जो भी लोग एक्सचेंज हुए हैं एक देश से दूसरे देश, उनको वापस अपने मदर कंट्री में भेजा जाता है। तो यहाँ पे मैन्स ट्रांसफ़र मेनली होता है। बहुत ही लॉस ऑफ मैन होता है, मटीरियल इंडस्ट्री इन यूरोप हो जाता है, और फ्रांस का स्टेटस और यूके का स्टेटस ग्लोबली बहुत घट जाता है। जो फ्रांस और यूके है वो बहुत ही अपनी सारी कॉलोनीज़ खो चुकी होती है या फिर खो रही होती है धीरे धीरे करके, क्योंकि अब इन पे ज़्यादा पावर नहीं बची होती है। लीग ऑफ नेशन के फेलियर के बाद एक नया यूएनओ बनाया जाता है जिसे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका इस्टेब्लिश होता है और इसकी कोशिश ये होती है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 को होने ना दे और वर्ल्ड वॉर 3 को रोक के रखे। तो पिछले 100 सालों में तो वर्ल्ड वॉर 3 देखने को नहीं मिली है, यानी इस तरीके से कहा जाए तो यूएनओ लीग ऑफ नेशन से लाख गुना बेहतर साबित हुई है। जो जापान है, जापान के एक जो क्षेत्र है ओकिनावा, वहाँ पे आज तक यूएसए का ऑक्यूपेशन है और वहाँ पे यूएसए ने अपना बेस कैंप बना रखा है। कोरिया जो है वो डिवाइड हो जाता है यूएसएसआर यूएसए के पास। जो नॉर्थ कोरिया है वो रशिया ले जाता है और जो साउथ कोरिया है उसको अमेरिका ले जाता है। चाइनीज़ सिविल वॉर वापस से स्टार्ट हो जाती है कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में, और 1949 में ये वॉर ख़त्म होती है, जिसमें
कम्युनिस्ट जीत जाती है और सीसीपी नाम की पार्टी बन जाती है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। और जो नेशनलिस्ट हैं वो बेचारे ताइवान में जाकर बस जाते हैं। और दूसरी साइड इजराइल नाम का नया देश पावर में आता है। इजराइल नाम का नया देश क्रिएट होता है और जिसकी वजह से अरब के देशों में आज तक दंगे फसाद चलते हैं। अभी गाजा का केस आया है, गाजा, वो भी इजराइल की ही वजह से आया है। तो मेनली इजराइल क्रिएट होता है, उसके बाद यहाँ बहुत ही दंगे फसाद हुए हैं अरब देशों में। अब आपको बताता हूँ मैं हॉलोकास्ट क्या है। तो हॉलोकास्ट जो हिटलर है उसने जर्मनी में हॉलोकास्ट चलाया था। जो ज्यूज़ हैं, जो जिप्सीज हैं, उनको मारने के लिए, होमोसेक्सुअल्स को मारने के लिए, मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स को, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स को और पीओवीज को, सबको मारने के लिए, पीओडब्ल्यूज को मारने के लिए जो प्लान किया है उसे हॉलोकास्ट कहते हैं। इसमें लोगों को गैस चैम्बर्स में बंद करके जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। कईयों को काम करा करा के भूख से मार दिया जाता था। डेथ कैंप्स बनाए जाते थे। इसको द फाइनल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, किसी तरह सारे ज्यूज़ को ख़त्म करना द फाइनल सॉल्यूशन या फिर हॉलोकास्ट कहा जाता था बाई हिटलर। तो इसमें लगभग 6 से 11 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है, 60 लाख से 1 करोड़ लोग इसमें मर जाते हैं। तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमने ऊपर पढ़ा, जो ये थोड़ा, हिरोशिमा और नागासाकी में ही जो यूएस है उसने क्यों हिरोशिमा और नागासाकी में ही बॉम्ब गिराए। उसने जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ क्यों नहीं गिराए। तो ये मेनली इसलिए नहीं गिराया क्योंकि टोक्यो जो है वहाँ इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, और अगर रहा भी होगा तो बाकी वॉर्स ने टोक्यो को एकदम क्षतिग्रस्त कर लिया था, जिसकी वजह से यूएस ने टोक्यो पे बॉम्बार्डिंग नहीं की। हिरोशिमा और नागासाकी में इसलिए की क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉपुलैरिटी थी और यहीं से जो जापान है उसको पूरा मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा था। अब देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया की क्या भूमिका रही। तो इंडिया से लगभग 25 लाख सोल्जर बर्मा, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में लड़े, जिसमें 78,000 लोग मारे गए। वैसे तो कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में चला रही थी, तो इस वजह से वह ब्रिटिश को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इससे हमें हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर आज़ादी मिलनी है तो आप आज़ादी दीजिए फिर हमें अपना सपोर्ट करेंगे। बट फिर भी 25 लाख सोल्जर मेनली जो जाते हैं वो प्रिंस की तरफ से जाते हैं इंडिया के। जो सारे राजा होते हैं, राजा लोग, वो ये सैनिकों को ब्रिटिश के हेल्पर्स के तौर में भेज देते हैं। तो इसमें 78,000 लोग इंडियंस मारे जाते हैं और मेनली 30 लाख लोग मारे जाते हैं बेचारे बंगाल फैमाइन की वजह से। क्योंकि बंगाल अगर देखा जाए तो ईस्ट बंगाल जो है और बांग्लादेश है आज का, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और असम का इलाका उस टाइम पे बंगाल कहा जाता था, वहाँ एक फेमाइन भुखमरी आ जाती है जिससे 30 लाख लोग मर जाते हैं। और मेनली ये इसलिए होता है क्योंकि जो बर्मा है उधर से फूड ट्रांसफ़र होता है बंगाल को, बट बर्मा जापान के कब्जे में आ चुका होता है, वहाँ लड़ाई चल रही होती है, तो इसलिए फूड ट्रांसफ़र यानी राइस का ट्रांसफ़र नहीं होता है और जिस वजह से भुखमरी आ जाती है बंगाल में और 30 लाख लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। तो इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है। आपसे फिर मिलूँगा नया रिवॉल्यूशन लेके, या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन कराएंगे या फिर पॉलिटी कवर करेंगे। धन्यवाद।